नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में ही देशवासियों का विकास समाहित है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजनाओं का आज शाम संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 159 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.69% हुई। भारत में हरित क्षेत्र का दायरा देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 1/4 हिस्से तक बढ़ा। विभिन्न देशों की विमान कंपनियों ने अमेरिका में मोबाइल की 5G प्रणाली की शुरुआत से वहां हवाई अड्डों के आसपास विमान प्रणाली की सुरक्षा की चिंताओं के बीच अपनी उड़ानों के समय में फेरबदल किया। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप आज शाम शुरू होगा। मुंबई में उद्घाटन मैच में भारत का सामना ईरान से। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सिपास पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। शीर्ष वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा महिला सिंगल्स से बाहर हुईं। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश और देशवासियों के सपने एक ही हैं और राष्ट्र के विकास में ही हमारी प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि यही भावना और समझ नए भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज एक और बात, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इनमें विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी क्रेज द्वारा गाया और आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित गीत भी जारी किया गया। गगन के छोर भारत में भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। संस्था के 7 कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सबके सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो भेदभाव रहित हो और समानता तथा सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ी हो। नारी शक्ति और महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से लिंगानुपात में सुधार हुआ है और ये नए भारत का स्पष्ट संकेत देता है। सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही है और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। श्री मोदी ने देश की संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों, आध्यात्मिकता और विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया। अमृतकाल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोते हुए सपने देखने का समय नहीं है, बल्कि संकल्पों को पूरा करने का समय है। देश की छवि खराब करने के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, बल्कि देश का सवाल है। भारत की छवि को धूमिल करने के लिए अलग अलग प्रयास चलते रहे और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने, उन्हें जागरूक करे। ये भी हम सबका कर्तव्य है। आपके प्रयासों से इससे कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। साथियों, परमार्थ करने की इच्छा तो हर एक की रहती है, लेकिन एक बात हम न भूलें कि परमार्थ और अर्थ जब एक साथ जुड़ते हैं तो सफल जीवन, सफल समाज और सफल राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो सकता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस कार्यक्रम से दुनिया को भारत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। देश इस साल आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 12 मार्च को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आगामी विधानसभा चुनावों में सांकेलिम सीट से और उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर मडगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गोवा में सामान्य सीटों पर 3 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर तथा कैराना विधानसभा सीट से हाजी अखलाक को मैदान में उतारा है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने इससे पहले 125 उम्मीदवारों की एक सूची पहले जारी की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को भी गोवा में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किया है। गोवा में एक ही चरण में अगले महीने की 14 तारीख को वोट पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। गोवा की 40 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के चुनाव के लिए 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। चुनाव वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। मौजूदा कोविड महामारी और देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अधिकतम भागीदारी के साथ ही सुरक्षित मतदान पर ध्यान केंद्रित किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा है कि राज्य विधानसभा चुनावों से पहले 1088 गांवों को संवेदनशील घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2376 लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैला सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी वर्तमान विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार सीट से उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज 59 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नगर पंचायतों की कुल 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। 9 नगर पंचायतों भामरागढ़, इटापल्ली, मुलचेरा, कोरची, अहेरी, सिरोंचा, चमोर्शी, धनोरा और कुरखेड़ा के लिए 21 दिसंबर और 18 जनवरी को 2 चरणों में चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का आज संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को $19 करोड़ की ऋण सुविधा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। ब्रिक्स देशों के शेर्पाओं की पहली 2 दिवसीय बैठक वर्चुअल माध्यम से 18 और 19 जनवरी 2022 को आयोजित हुई। सदस्य देशों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। भारत के ब्रिक्स शेर्पा संजय भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले साल विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर दस्तावेज के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2022 के ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में हुई और 2022 के कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत राज्यों को 47,541 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। ये किस्त जनवरी महीने में जारी नियमित कर हस्तांतरण किस्त के अतिरिक्त होगी। इससे राज्यों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में ही देशवासियों का विकास समाहित है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का आज शाम संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 159 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.69% हुई। एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप आज शाम शुरू होगा। मुंबई में उद्घाटन मैच में भारत का सामना ईरान से और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सित्सिपास पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। शीर्ष वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा महिला सिंगल्स से बाहर हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 159 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 73,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,23,290 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। 9,287 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। देश में 70 करोड़ 93 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केरल सरकार ने कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1ली से 9वीं तक के छात्रों के लिए कल से ऑनलाइन कक्षाएं होंगी।
आज शाम कोविड की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। राज्य में अब तक 645 रोगियों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से विद्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। यह निर्णय राज्य में कोरोना की स्थिति और अन्य मुद्दों पर आज हुई बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता प्रकाश सिंह बादल से आज बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री बादल को कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर अर्चना कुमारी ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। डाइट में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है पानी पीना, तो आप गर्म पानी पिएं और प्रचुर मात्रा में पिएं। और इसके साथ साथ जो है वो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब जंक फूड बिल्कुल नहीं लें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल इनका सेवन लेते रहें। विटामिन सी रिच फूड वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए विटामिन सी इन रिच फूड, जैसे अभी तो मौसम भी है संतरे का, नारंगी का, तो अमरूद का, आंवले का, सो दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इन चीजों का सेवन हमें करना चाहिए जिससे कि हम प्रिवेंटिव रोक सकें इन्फेक्शन को होने में। डॉक्टर अर्चना ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को टीकाकरण करवाना जरूरी है। वैक्सीन हम इसीलिए लगवाते हैं कि हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाव कर सके अपना। तो ऐसा सोचना कि कोई फ्लू या कोविड उन्हें नहीं होगा, ये गलत बात है। कोविड किसी को भी हो सकता है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है, अपने हाथ नहीं साफ किए बार बार और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की, इन सब से आप खतरे में हैं और आपको भी कोविड हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। कहती है इंसानियत जितने हैं इंसान एक है। आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंसान तो फिर हिंदू मुसलमान एक है। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खां रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए।
1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। यह बदकिस्मती ये है दुनिया में और हिंदुस्तान में, अगर आप देखें, मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझता। हम उनको कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब जो है ये सब खुदा के मखलूक। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान और अन्य खुदाई खिदमतगार नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए औपचारिक रूप से बन्नो प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि पश्तूनों को स्वतंत्र पश्तूनिस्तान में रहने का विकल्प दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान और उनके बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1947 के जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। अगर पहचान तुझ तो राम रहमान एक है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे भारत से बाहर के पहले व्यक्ति थे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम राष्ट्रवादी तेज बहादुर सप्रू को भी याद कर रहे हैं। 20 जनवरी 1949 को उनका निधन हुआ था। पेशे से वकील सप्रू भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू ने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने तथाकथित वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली उपलब्ध करवाने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास शुरू किया। पूना समझौते के पीछे सप्रू भी थे, जिसके तहत कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने उपवास खत्म किया। गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो जाने के बाद सप्रू को न्यायिक दायरे में सांप्रदायिक मुद्दे की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने सभी सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधियों से समिति के लिए 29 सदस्यों का चयन किया और राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के प्रयास में वायसरॉय लॉर्ड वेबल को प्रस्ताव सौंपे। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया था और संवैधानिक सिफारिशों के औचित्य पर प्रकाश डाला गया था। विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्रू समिति ने पाकिस्तान के गठन को टालने का आग्रह किया था। सप्रू 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बचाव समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1949 को तेज बहादुर सप्रू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। अमेरिका में मोबाइल फोन की 5G प्रणाली शुरू करने से अमेरिका के हवाई अड्डों के आसपास विमान सेवाओं का संचालन बाधित होने की आशंका के बाद दुनिया भर के विमानन कंपनियां अमेरिका जाने वाली अपनी उड़ानों के समय में फेरबदल कर रही हैं। विमानन कंपनियों का कहना है कि 5G सिग्नल से विमान प्रणाली की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पिछले 2 दिन में एशिया, पश्चिम एशिया तथा यूरोपीय देशों ने
अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया था। इससे हजारों यात्रियों को कठिनाई हुई। एयर इंडिया ने भी कल भारत अमेरिकी मार्गों पर 14 उड़ानें रद्द की थीं। भारत की नई वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हिस्सा हो गया है। 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। मुंबई में भारतीय टीम शाम 7:30 बजे ईरान के साथ खेलेगी। 18 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 12 टीमें कुल 30 मुकाबले खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में स्टेफानोस सित्सिपास ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त गार्बिन मुगुरुजा प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। उन्हें एलिस कार्नेट ने पराजित किया। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता पिछले वर्ष 28 दिसंबर से माईगोव पोर्टल पर शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया था। गुजरात सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार ने कल 14567 टोल फ्री नंबर जारी किया। एल्डर लाइन नाम की ये हेल्पलाइन तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर को। भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया वे सभी वंदनीय हैं, लेकिन जिन्होंने देश के पिछड़े वर्ग को शोषण और कुरीतियों से मुक्ति दिलाई उनके प्रयास भी कुछ कम वंदनीय नहीं हैं। ऐसे ही एक महामानव थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, जिन्हें प्यार से हम सब ठक्कर बप्पा या बप्पा ठक्कर कहते हैं। महात्मा गांधी इन्हें बापा कहकर पुकारते थे। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात में सौराष्ट्र के भावनगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर था। तो उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के युगांडा रेलवे में इंजीनियर के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे सांगली राज्य में चीफ इंजीनियर नियुक्त हुए। इसी समय बप्पा ठक्कर गोपाल कृष्ण गोखले और धोंडो केशव कर्वे के संपर्क में आए। 1914 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़कर पूरी तरह जन सेवा में जुट गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी मुलाकात गांधी जी से कराई। 1915-16 में बप्पा ठक्कर ने बम्बई के सफाई कर्मियों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की। 1922-23 के अकाल में गुजरात में भीलों के बीच सेवा कार्य करते हुए बप्पा ठक्कर ने भील सेवा मंडल स्थापित किया। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आज सवेरे कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में हल्का हिमपात होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में ही देशवासियों का विकास समाहित है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का आज शाम संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 159 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.69% हुई। भारत में हरित क्षेत्र का दायरा देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 1/4 हिस्से तक बढ़ा। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप आज शाम शुरू होगा। मुंबई में उद्घाटन मैच में भारत का सामना ईरान से और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सित्सिपास पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। शीर्ष वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा महिला सिंगल्स से बाहर हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।